कि एक गोल्ड मेडलिस्ट युवा और एक आरएस प्री के क्लियर किया हुआ आईएएस की तैयारी करने वाला युवा और एक सामाजिक आंदोलन चेतना में लग गया, क्या कारण था ऐसा? 23 जनवरी 2006 का समय था। मैं पहला जिलाध्यक्ष बना और मैं नहीं बनना चाह रहा था क्योंकि मंच और माइक का मुझे कभी शौक नहीं रहा। मैंने मंच पे कभी भाषण दिया भी नहीं। जो फिल्में बनाते हैं इस तरह की राजपूत संस्कृति के लिए, तो पद्मावती में बड़ा विवाद हुआ। उसके बाद लोगों ने आप पे सवाल भी उठाया कि मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा है, ये वायलेंस नहीं है। मेरी बहन बेटियों की इज्जत आबरू अगर कोई खराब करेगा और उसको बचाना अगर वायलेंस है तो इसको 1000 बार वायलेंस, डाकू, गुंडा कुछ भी आप बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है कि आनंदपाल जी का एनकाउंटर एक सुनियोजित साजिश थी और उनको पॉलिटिकली उनके साथ ये जो हुआ वो सारा पॉलिटिकली था? रात को 1:30 बजे गृह मंत्री के पास फोन आता है सीएम साहब का कि लड्डू खाओ। रात को 1:30 बजे काय का लड्डू खिला रहे भैया कि वो एनकाउंटर हो गया। सर, एक आपका बयान आया था लोकसभा चुनाव में, आपने कहा कि 10 सीटें खा जाएंगे राजस्थान में और 11 सीटें चली गई। तो क्या आपको लगता है कि राजपूत समाज का योगदान है? 2-4-5% युवा हमारे बोलने पे भी इधर उधर होते हैं। जितनी भी बार इन 20 सालों में करणी सेना के बनने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हारी तो हमारे ही वक्तव्य के कारण से हारी, नहीं तो ये बोलते कि हमारे यहाँ तो एक पैटर्न है, 5 साल ये लड़ेगा, 5 साल वो आएगा, 5 साल। कतई 5 साल नहीं आएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाह रहा हूँ, 5 साल आप राजपूत के पक्ष में बात करके बताइए। अगर आपको कोई सत्ता से 10 साल 15 साल हटा दे तो ये चैलेंज है महिपाल सिंह का, कोई माइका लाल नहीं हटा सकता। जब इनके बूथ पे बैठने वाला एजेंट, बूथ एजेंट जब भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता था तो गांव ढाणी में बैठा हुआ आम बूथ का एजेंट बनता था। तब जाके भारतीय जनता पार्टी 2 से ये 300 350 तक आई। 3 बार की बाकायदा ये प्रधानमंत्री मोदी जी को बनवाया और हमें ये सुनने को मिल रहा है कि हमें 5000 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है तो राजपूतों को ही प्रताड़ित क्यों किया जाता है? लाखों स्वयंसेवक संघ में जुड़े हुए राजपूत समाज के युवा हैं जो आरएसएस का तो काम कर रहे हैं, बीजेपी का भी कर रहे हैं। मोदी जी के लिए इस पूरे देश के हर एक युवा ने, मेरे जैसे करोड़ों युवाओं ने हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा दिया। हम लड़े उस कांग्रेस से जिसने कांग्रेस से तो विचार अभी भी नहीं मिल रहा आपका? नहीं, कभी मरते दम तक नहीं मिलेगा। क्यों मिले उस पार्टी से विचार जो हमारे राजे रजवाड़े खा गई, जो हमारी आम क्षत्रिय समाज का कृषक जो राजपूत था उसका पूरा जीवन लीलने वाली ये कांग्रेस, पुरुषोत्तम रूपाला, और उन्होंने क्या हमें तमका दिया कि राजपूत समाज की महिलाएं अंग्रेजों के साथ रहती थी, रोटी बेटी का रिश्ता था। तेरे को शर्म नहीं आई? इस तरीके का तमका। एक मैं वीडियो अभी देख रहा था, एक युवा बेरोजगारों के नेता हैं, हनुमान बेनीवाल के साथ आंदोलन भी करते हैं, मनोज मीणा। उन्होंने कहा कि बुंदा मीणा को फर्जी राजपूत समाज बाप बनाता है। क्यों बना रहा है फर्जी बाप? राजपूत की इज्जत खत्म हो गई है। योगी जी को आप कैसे देखते? योगी जी, मुझे जहां तक लगता है इस देश का लीडरशिप जो अब करनी चाहिए वो योगी जी को करनी चाहिए। अकबर महान की जो लोग बात करते थे, आप जहां से ये आए हैं मुगल, वहां जाके पूछ लें, उनके नाम से टॉयलेट तक नहीं बना हुआ, एक लेटरिन बाथरूम तक नहीं बना हुआ। यहाँ लंबी चौड़ी रोडें बनवा रहे हैं आप लोग। यहाँ लंबे चौड़े के ये लाल किला, उन्होंने लाल किला आनंदपाल तोमर ने बनवाया। आपको बना बोल रहे हैं, आपको ठाकुर साहब बोल रहे हैं, आपको कुंवर साहब बोल रहे हैं। क्यों भैया? क्या ऐसा किया हमने या हमारे समकक्ष पीढ़ियों ने जो हमें इस अलंकरण से, इस सम्मान से नवाजा जाए? हमारे बड़कों ने, हमारे पूर्वजों ने सर कटाए और आप इस जाति में जन्म लेके इस जाति के लिए कुछ करना नहीं चाहते। जो जाति न्याय देती थी, वो न्याय देने का काम करती थी, वो न्याय मांगने के लिए सड़कों पे भीख मांग रही है। इससे ज्यादा दुर्दशा इस राजपूत समाज की होगी क्या? नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज आपके एक खास मेहमान से हम बातचीत कराएंगे, रूबरू कराएंगे उनसे। एक युवा जो निकलता है राजस्थान विश्वविद्यालय से, एक युवा जो राजस्थान विश्वविद्यालय का टॉपर होता है, एक युवा जो आरएस की प्री परीक्षा क्लियर कर लेता है, आरएस बनने वाला होता है, एक युवा जो इंजीनियरिंग का छात्र होता है, इंजीनियर भी टॉपर होता है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे कौन से युवा की बात कर रहा हूं, लेकिन आज राजस्थान में सबसे फेमस चेहरों में एक है युवा, और वो भी सामाजिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुखर होकर विरोध करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, अपने समाज के लिए, धर्म के लिए, राज्य के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महिपाल मकराना,
महिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खमागणी 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 खमागणी। राम राम साहब। राम राम। महिपाल जी, मुझे ये समझ में, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो ये क्या था कि एक गोल्ड मेडलिस्ट युवा और एक आरएस प्री के क्लियर किया हुआ आईएएस की तैयारी करने वाला युवा और एक सामाजिक आंदोलन चेतना में लग गया। क्या कारण था ऐसा, और ऐसे कैसे दिशा भटक गए या जानकर गए? ऐसा आपका समाज जब कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खोने लगता है, वो समाज जिसने हजारों साल इस देश की सेवा करी, इस भारत भूमि को अपने लहू से सींचा, उस समाज की कहीं ना कहीं दुर्गति, अगर आप उस समाज में जन्म लेके देख रहे हो अपनी आंखों से कि क्या थे और क्या हो गए, जो न्याय दिलाने वाले लोग थे वो न्याय के लिए सड़क पे भटक रहे हैं, तो फिर भगत सिंह पैदा तो होना चाहिए, पर पड़ोसी के घर में भगत सिंह हो, ये फिर जो आपकी सोच है वो गलत है। मुझे लगता है आपको खुद को भगत सिंह बनने की जरूरत है। आपको भगत सिंह के पच्चीनों पे चलने की जरूरत है। आपको सुखदेव सिंह के पच्चीनों पे चलने की जरूरत है। आप ऐसे चाहते हो कि भगत सिंह बने, भगत सिंह पैदा हो, पर पड़ोसी के घर में हो, ऐसा नहीं होगा। आपका घर अगर परेशान है, आपका घर में कई बीमारी है, आपके घर में कोई गलत दुर्दशा हो रही है आपके परिवार की, आपके समाज की, तो आपको उसको सुधार के लिए अपने समाज में पहले तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, किसी और के समाज के सुधार के साथ नहीं, अपने समाज के सुधार के साथ। हम चाहते हैं कि कोई भी चीज सही हो तो पड़ोसी के घर से थोड़ी चालू करेंगे, हम पहले अपने घर से चालू करेंगे कि कोई भी चीज सही करने के लिए अपने घर की व्यवस्थाएं सही हो। तो ये समाज सेवा का जो संकल्प था, ये स्वर्गीय लोकन सिंह जी कालवी के में उनका एक हॉस्टल था, उनके फादर के जो केंद्रीय मंत्री रहे कल्याण सिंह जी के, उनके पीए के द्वारा, मग सिंह जी राठौड़ उनका नाम है, नोबल हॉस्टल नाम था। मैं वहाँ रहा करता था, कालवी साहब से टच था, और कहीं ना कहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा, और फिर यहाँ से मैं दिल्ली गया, वहाँ भी मैंने आईएएस की तैयारी करी। उसी दरमियान मेरा इनसे काफ़ी अटैचमेंट था और टच भी था। 2006 में कोई ऐसे ही 2-5 मुद्दे सामाजिक ऐसे आए कि समाज ने देखा कि समाज के साथ कोई संस्था नहीं है, समाज के साथ कोई नेता नहीं है। सामाजिक नेता के तौर पर लोकन सिंह जी कालवी और देवी सिंह जी भाटी काफी लंबे अरसे से समाज के लिए, समाज के आरक्षण के मुद्दों के लिए, समाज के और कई मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, पर वो उनके साथ की जो टीम थी वो अप टू 50 थी। युवाओं का मुद्दा है, युवाओं के लिए करना है, तो युवाओं की एक संस्था क्यों ना बनाई जाए। हम लोगों ने कालवी साहब से बात करी, और हम काफी सारे लोग थे ऐसे जिन लोगों ने शुरुआत करी कि एक ऐसी संस्था हो। नहीं, मुझे ये बताइए, श्री राजपूत करणी सेना के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उस समय जब बनाने की बात थी, कौन कौन आपके साथ में थे? मतलब खूब सारे ऐसे युवा थे, खूब, मतलब 150 युवा थे जिनको लग रहा था कि अभी समाज में वैक्यूम है। संस्थाएं खूब सारी है, 2500 संस्थाएं रजिस्टर्ड राजपूत समाज की ऑल ओवर इंडिया, पर काम कितनी कर रही है? अभी यूजीसी का मुद्दा है, बोल कौन रहा है? उस समय भी कोई नहीं बोल रहा था। लाखों लोगों की भीड़ हमारे मंच से चाहिए जरूर हमको, पर समाज का मुद्दा आएगा जब बोलेंगे नहीं, तब ये करणी सेना का गठन हुआ। 23 जनवरी 2006 का समय था, मैं पहला जिलाध्यक्ष बना, और मैं नहीं बनना चाह रहा था क्योंकि मंच और माइक का मुझे कभी शौक नहीं रहा, मैंने मंच पे कभी भाषण दिया भी नहीं था, और हम लोग चाहते थे कि वो कैपेबल युवा, उनको मंच मिले जो हकीकत में डिजर्व करते हैं कि समाज के मुद्दे को हम उठा पाए। कहाँ उठाएंगे? जब मंच मिलेगा तब उठाएंगे। और वो प्रोदा बने लोकन सिंह जी कालवी, उन्होंने बाकायदा करणी सेना का गठन किया, हमारे जैसे सैकड़ों हजारों युवाओं को पूरे देश में मंच दिया। आज मैं अगर आपके बीच में हूं तो उसका सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है वो लोकन सिंह जी कालवी को जाता है, इस करणी सेना को जाता है जो श्री राजपूत करणी सेना है। आज तो खूब सारी संस्थाएं होगी करणी सेना के नाम से, पर शुरुआत में जो बनी थी वो श्री राजपूत करणी सेना है, और इसका सफर वहीं से तय हुआ कि अपने समाज के लिए अपने को कुछ करना है। आपको बना बोल रहे हैं, आपको ठाकुर साहब बोल रहे हैं, आपको कुंवर साहब बोल रहे हैं, क्यों भैया? क्या ऐसा किया हमने या हमारे समकक्ष पीढ़ियों ने जो हमें इस अलंकरण से, इस सम्मान से नवाजा जाए? हमारे बड़कों ने, हमारे पूर्वजों ने सर कटाए, और आप इस जाति में जन्म लेके इस जाति के लिए कुछ करना नहीं चाहते, ऐसा केवल आप भोगना चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते, तो इससे कुछ होगा नहीं। इसीलिए इस जाति का पतन चालू हो गया। जो जाति न्याय देती थी, न्याय देने का काम करती थी, वो न्याय मांगने के लिए सड़कों पे भीख मांग रही है। इससे ज्यादा दुर्दशा इस राजपूत समाज की होगी क्या? इसी को सोचकर, इसी एक पीड़ा को लेकर हम लोग इस करणी सेना में आए, और भगवती की कृपा है, मां करणी की कृपा है, और पूरे राजपूत समाज के साथ
दूसरी जातियों का भी, मूल ओबीसी के साथ और जातियों का भी साथ सहयोग रहा कि हम लोग आज यहाँ पर हैं, कि पूरा देश राजपूत करणी सेना को मानता है, पूरा स्वर्ण समाज राजपूत करणी सेना की बात पे एतबार करता है, विश्वास करता है। ये 20 साल की अथक प्रयास है, एक दिन का नहीं है। 20 साल का लंबा पीरियड होता है, लंबा एक दायरा होता है। 4 विधानसभा, 4 लोकसभा के चुनाव जो बिना राजनीति करे निकाल दे, वो करणी सेना है। ऐसे नहीं कि 5 दिन आए हो आप, 2 साल बाद में एमएलए में खड़े हो गए, 5 साल बाद में एमपी में खड़े हो गए। कोई हमारा पदाधिकारी आज तक एमपी एमएलए के लिए लालायित नहीं रहा, कभी भूखा नहीं रहा कि राजनीति हमें करनी है। तो ये करणी सेना है। ये सीधा सीधा हमारी जर्नी है कि हम कहाँ पे थे, कहाँ एजुकेशन ले रहे थे। दिल्ली में मैं मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी कर रहा था, वहां से छोड़ के मुझे आना पड़ा, मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था। और अब भगवती की कृपा यही थी कि मुझे समाज में जाने का कोई एक माध्यम था जो आपको मिल लगता गया। है ये डेस्टिनी थी, मतलब एक तरह से आपका दिल कह रहा था उस समय कि आईएएस बनना है, फिर एकदम से सर्कमस्टांसेस ऐसे बने, डेस्टिनी ऐसी बनी कि आप समाज सेवा में लगे। कि जब घर में कमाने वाला एक व्यक्ति हो और खाने वाले 5-7 हो और उनके कुछ हो जाए, तो इस तरीके की परिस्थितियां मुझे लगता है कि हर दूसरे 5वें परिवार में होती होगी, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा व्यवस्था ही नहीं थी। तो आप महिपाल जी, दिल्ली से आप यहाँ आ गए, आपने कहा फादर की सडनली डेथ हो गई। डेथ नहीं हुई, एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, एक्सीडेंट। और 1 साल हमने हॉस्पिटल में गुजारा। अभी 2 साल पहले मेरे फादर एक्सपायर हुए। उसके बाद में वो उनकी याददाश्त चली गई, फिर याददाश्त आने में काफी समय लगा। फिर उस स्थितियों में आपके घर वालों ने कहा ये क्या करणी सेना और ये क्या कर रहा है तू? घर वाले तो डांटते ही हैं। एक्सपेक्टेशन हर एक परिवार की होती है कि मेरा बच्चा व्यापार करे, मेरा बच्चा नौकरी करे। और पर 1-1.5 साल फिर वो जब तैयारी रेगुलर 1-1.5 साल हमने करी, तो वो 15-15, 16-16 घंटे की सिटिंग थी, फिर एकदम छूट गई। फिर ये दिमाग में नहीं रहा कि हम लोग अब कुछ मैं सरकारी उसमें जा पाऊंगा। मेरा दिमाग में था कि जब मकराना से हूँ, मेरा मार्बल का अच्छा खासा, मेरे फादर का बहुत अच्छा काम था और माइनिंग का बहुत अच्छा काम था। मैंने कहा वो जो पुश्तैनी काम है उसी को संभाला जाएगा। तो उसी आधार पे फिर हम लोग आगे बढ़े। माताजी ने कभी डांटा नहीं, मतलब क्या कर रहा है बेटा तू, कहाँ आईएएस की तैयारी कर रहा था? ये तो हर दिन 20 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिस दिन घर परिवार, माँ पिता के साथ मेरे भाई, बड़े भाई वो परेशान नहीं रहे। अब शादी होने के बाद मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे, वो आज भी परेशान रहते हैं कि आप किन लोगों से लड़ रहे हैं, आप हर दिन समाज का मुद्दा उठाते हैं, कहाँ कहाँ आपको थ्रेट आ रही है, कहाँ कहाँ आपको धमकियां मिल रही है, हर दिन फेस करना पड़ता है। लोग, मेरे परिवार के लोग परेशान भी रहते हैं और बाकायदा चिंतित भी रहते हैं। चिंता होना लाजमी है। जब मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था, एकदम ऐसे ही सडनली पूरा परिवार बिखर गया था। अगर मेरे कुछ होता है तो मेरा परिवार भी बिखर जाएगा, पूरे देश को मालूम है, पूरे समाज को मालूम, तो करना आपको पड़ेगा। यही बात अगर मैं बोला ना अभी, सुखदेव या आजाद ये सोच रहे होते या भगत सिंह सोच रहे होते, शायद देश के लिए कुछ नहीं कर पाते। आपको लड़ना पड़ेगा। पहले सिर सस्ते थे और बात महंगी थी, स्वाभिमान महंगा था। आजकल बात सस्ती है, स्वाभिमान सस्ता है, सर महंगा है। इसलिए राजपूत की इज्जत खत्म हो गई, राजपूत का जो कद था, मान था, मर्यादा थी, वो खत्म हो गई है। तो कैसे बनेगा ये मान सम्मान? आपको बात पे रहना पड़ेगा। राजपूत समाज का अगर व्यक्ति है और क्षत्रिय के गुण उसमें है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे में कोई 100% है। मेरे में अगर 5% भी अगर महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान का लहू मेरे खून में, मेरी धमनियों में बह रहा है, तो मुझे लगता है मैं 2-5% में भी आज के समय में वो कर पाऊंगा जो हो सकता है अभी कोई नहीं कर पा रहा। ये फिल्म निर्माताओं से गहरा नाता आपका रहा है। राजपूत संस्कृति से जुड़े भी फिल्में जो बनती हैं, उसमें आपके पद्मावती वाला भी 2016-17 में शायद आपके पास आया था इंटरव्यू करने भी उस समय। तो क्या कहना है आपका, जो फिल्में बनाते हैं इस तरह की राजपूत संस्कृति से जुड़े? तो पद्मावती में बड़ा विवाद हुआ, उसके बाद लोगों ने आप पे सवाल भी उठाया कि मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। आपका दिल क्या कहता है, आपका क्या कहना है फिल्मों पर? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, पूरे देश में बिना भय प्रीत कहीं होती है क्या? या हमारे जो पूर्वज हैं, उनका इतिहास क्या नमस्ते करके फूल देने का है क्या? इतिहास खून से लिखा जाता है, इतिहास तलवार की धार पे लिखा जाता है। अगर इतिहास लिखना, आज अमेरिका अगर ईरान पे अटैक कर रहा है, रशिया अगर यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, क्यों कर रहा है? उनके पास पावर है, ताकत है। जिसके पास ताकत होगी वही कुछ कर पाएगा। अगर आपके बोलने से आपकी मान मर्यादा खंडित करने वाला कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर नहीं मान रहा है,
तो आपको बाकायदा आंख दिखानी पड़ेगी। तो ये समाज में आप कैसी शिक्षा दे रहे हैं? मतलब आपके समाज में वॉयलेंस की शिक्षा दे रहे हैं आप तो सीधे सरकार ऐसा है, ये वॉयलेंस नहीं है। मेरी बहन बेटियों की इज्जत आबरू अगर कोई खराब करेगा और उसको बचाना अगर वॉयलेंस है, तो इसको हजार बार वॉयलेंस, डाकू, गुंडा कुछ भी आप बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहन बेटियों के लिए तो महाभारत और रामायण हुई है, उनकी इज्जत के लिए। जब करोड़ों लाखों लोग खप गए उनमें युद्ध में, तो ये छोटा सा 5-7 थप्पड़ 2-2.5 घंटे का बिठा के टॉर्चर, आपको लगता है कम मारे थे? हाँ, बहुत कम मारा है। मेरे पास तो उस टाइम के समकक्ष नेता जितने भी थे, वेंकैया नायडू का फोन आया, बाकायदा सीएम साहब का फोन आया, गृह मंत्री का फोन आया, सबको मैंने यही बोला, चाहे आप पूछ लीजिए कि इसको छोड़ेंगे नहीं, अभी चौराहे पे लटका के और मारेंगे। ये तो कालवी साहब का भला हो जो उसको छुड़ा के बाकायदा वहां लिखित में लिया कि भैया जो बनाएंगे अच्छा बनाएंगे। फिर बाद में भी उसने हमसे संपर्क नहीं किया, तो उसका 1-2 सेट और हमने वहां पे महाराष्ट्र में भी एक सेट जलाया, तब जाके वो सरेंडर हुआ। 250-300 कट लगे, 1.5 साल में फिल्म बनी, 1.5 साल पूरा ये मुद्दा चला, एक पत्थर नहीं मारा कब कहीं पे भी। लोग कहते हैं मैनेज हो गए बाद में, कुछ लोगों ने कहा मैनेज होता तो फिर कट कैसे लगता, ठुक के कैसे जाता। मैनेज करने वाले, मैनेज होने वाले हुए थे। आपके समाज के लोग थे? खूब सारे लोग थे, ऐसा नहीं, हर समाज में देखो मैनेज होने वाले लोग होते, पर ऐसा है महिपाल मकराना मैनेज नहीं होते। अगर मैं मैनेज होता तो शायद उसमें जो ड्रीम सीक्वल था पद्मावती जी के साथ वो होता, बाहरी आताताई के साथ, दुर्दांत वो जो शासक था उसके साथ ड्रीम सीक्वल बताना चाह रहे थे कि सपने में ऐसा वो प्रेमिका के तरह प्यार करना चाहता था, वो होता अगर मैं मैनेज होता। अगर मैं मैनेज होता तो आज मैं किराए के फ्लैट में ना रहा होता। अभी किराए के फ्लैट में रहते हैं आप? हाँ, चलता रहता है यहाँ पे, कोई स्थायी तो कुछ है नहीं। अगर जिनका मकान है उनको भी एक दिन जाना है, खुद का कुछ किसी का कुछ होता नहीं है। ये धरती जहाँ है वहीं रहेगी। तो भाभी जी लड़ती नहीं महिपाल जी? 1,00,000% लड़ती हैं, और ताने भी सुनने पड़ते हैं कि सबके अपने मकान है, दुकान है, क्या फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि मैं जिस तरीके से रह रहा हूँ वो सबसे बढ़िया तरीका है कि 2 साल जहां रहना वहां रहो, 5 साल जहां रहना वहां रहो, अपनी जगह। जहां आपको पसंद नहीं आए, किराए पे तो है, उठा के अपना जोड़ा झंडी चल पड़ो, कहाँ दिक्कत है। ये राजपूत करनी सेना, श्री राजपूत करनी सेना, कितने संगठन है, लोग मतलब कंफ्यूज होते रहते हैं कौन सा आपका है कौन सा उनका है। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला मैटर है लोगों के लिए। सरकार, हालांकि लेकिन आप लोग आवाज उठाते हो, ये अच्छी बात है। देखिए, मूल संगठन यही है, यही था और यही रहेगा। लौकेंद्र सिंह जी कालवी ने स्थापना करी, मैं हजारों लाखों मंचों पे बोल चुका। संस्थापक वो हैं, शीर्ष संरक्षक वो हैं, और आज भी अभी उनके जो भाई के अंकल के लड़के हैं शेर सिंह कालवी, अभी एज ए संरक्षक के तौर पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। और करणी सेना, जब कोई भी संस्था, करणी सेना नहीं, कोई भी ब्रांड अगर जब चलता है तो उनके नाम से कई सारी संस्थाएं और खुलती भी है, पॉलिटिकली संरक्षण से भी खुलती है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन नहीं चाहते कतई कि कोई भी ऐसी प्रेशर ग्रुप, प्रेशर वाली संस्था तैयार हो जो सरकारों को दबा पाए या सरकार को प्रेशर में लेके वो बात करवा पाए जो उनके समाज के नेता नहीं करवा पाए। करणी सेना की जरूरत क्यों है? जब अगर हम हमारे समाज के नेता समाज के लिए बोल रहे होते, समाज के लिए मुद्दे उठा रहे होते, उनके हमारे जो भी बच्चों का भविष्य है उनकी बात कर रहे होते, तो करणी सेना की कतई जरूरत नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है हमारे युवाओं का। पर वेस्ट ऑफ टाइम क्यों किया जा रहा है, क्यों वेस्ट किया जा रहा है युवाओं का टाइम? क्योंकि कोई और बोलने वाला नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है, बात उठाने वाला कोई, ये जानने वाला, ये पूछने वाला नहीं है सरकार की आंखों में आंखें डाल के कि हमारे समाज के खिलाफ जो यूजीसी जैसे काले कानून आ रहे हैं तो उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग। ये कोई बोले, पूछे, समझे तभी तो कुछ हो ना। कोई बोलने वाला नहीं है तो कुछ तो बोलेगा, कोई तो बोलेगा, वो हम लोग हैं, ये करणी सेना है। महिपाल जी, तो आनंद पाल जी का एनकाउंटर हुआ, उस समय आप सक्रिय भूमिका में थे। मेरे को ध्यान है आप आंदोलन में आप बेहद सक्रिय भूमिका में थे। तो आपको लगता है कि आनंद पाल जी का एनकाउंटर एक सुनियोजित साजिश थी और उनको पॉलिटिकली उनके साथ ये जो हुआ वो सारा पॉलिटिकली था? 1,00,000% पॉलिटिकल था। रात को 1:30 बजे गृह मंत्री के पास फोन आता है सीएम साहब का कि लड्डू खाओ। रात को 1:30 बजे काय का लड्डू खिला रहे हैं भैया, कि वो एनकाउंटर हो गया। खुद गृह मंत्री अखबार में दे रहे हैं कि सीएम साहब का रात को 1:30 बजे फोन आया और बोला कि मिठाई है तो लड्डू खाओ, आनंद पाल को एनकाउंटर हो गया। इसका मतलब समझ रहे हैं? पूरी सरकार बैठी हुई थी, सरकार सुन रही थी, सरकार समझ रही थी, सरकार के भेजे हुए जो भी पुलिस अफसर थे बाकायदा वो
ये सुनिश्चित करने के लिए बैठे हुए थे कि एनकाउंटर होना चाहिए। और जो अभी इसमें जो अधिकारी थे उनके प्रमोशन भी हुए, कई रिटायर भी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज करवाया कि मर्डर का मुकदमा दर्ज हो। ऐसे ऐसे जो भी इन्होंने जो तथ्य बताए वो सब झूठे हैं और बाकायदा इस तरीके से गोली मारी गई है, बहुत नजदीक से गोली मारी गई है। तो ये फेक इनकाउंटर था। हम लोगों ने कतई अपराध का कतई ये नहीं है कि हमने कभी उसको बड़ा चढ़ा के बताया है या अपराध का समर्थन किया। हमने बोला अनंतपाल इनकाउंटर में अनंतपाल सिंह की मदर जो माता है उन्होंने राजपूत समाज से बोला कि हमें न्याय चाहिए, तो राजपूत समाज सड़कों पे आया और आना चाहिए। किसी भी माँ की उस दर्द भरी कोई भी अगर पुकार है तो उसको सुनना चाहिए कि अगर कोई माँ बोल रही कि मेरे बेटे को गलत तरीके से मारा, आप उसके साथ न्याय करते हैं तो अपराधी नहीं बनते। तो कुछ लोग ऐसे ट्रेल बोलते हैं कि राजमहल वाला विवाद हुआ उसके बाद से ही पूरा राजपूत समाज कहीं ना कहीं सड़कों पे आ गया था, वसुंधरा जी के पीछे हो गया था, फिर ये विवाद हो गया। मतलब एक ना कहीं एक के बाद एक विवाद होते गए और फिर वसुंधरा जी की सत्ता उस समय नहीं आई। देखिए ऐसा है कि मैं आपको पूछना चाह रहा था, आपने अच्छा सवाल किया, पूरे देश को पूछना चाह रहा हूं। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है तो राजपूतों को ही प्रताड़ित क्यों किया जाता है? क्या राजपूत आपके वोटर नहीं है? राजपूत 90 से 95% तक। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं। आरएसएस का बाल्यकाल से स्वयं सेवक हूं, संघी हूं। अच्छा, संघी आप? और ये एग्जैक्टली। और जब नेकर से पेंट हुई थी तो मैं वो अपने महाराजा कॉलेज में आगे आगे पथ संचलन में था। मेरे पास आज भी फोटोग्राफ्स पड़ी, वीडियो पड़ी है। मेरे साथ आपके यहाँ के जो एमएलए हैं, जो आपके यहाँ से जो मंत्री भी रहे हैं, नाम बोल रहा हूँ, कालीचंद शराफ जी, मेरे जस्ट साथ में आगे फ्रंट में वही होते हैं जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक होते हैं, और तो पीछे लगना पड़ता है। तो मैं जब फ्रंट में था, मुझे फ्रंट में उसको लीड करने के लिए लगाया, तो उन्होंने बोला आप भी हैं क्या, करणी सेना भी संघ से जुड़ी है क्या? 1,00,000% करणी सेना क्यों संघ से नहीं हो सकती क्या? लाखों स्वयंसेवक संघ में जुड़े हुए राजपूत समाज के युवा हैं जो आरएसएस का तो काम कर रहे हैं, बीजेपी का भी कर रहे हैं, पर हमें प्रताड़ना क्यों दी जाती है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा। ये जो जबरदस्ती का कहते हैं ना, प्रताड़ित करके धर्मांतरण करना, जबरन धर्मांतरण जो राजपूत समाज का बीजेपी कर रही है, क्यों कर रही है मुझे नहीं मालूम। जब इनके बूथ पे बैठने वाला एजेंट, बूथ एजेंट जब भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता था तो गांव ढाणी में बैठा हुआ आम राजपूत बूथ का एजेंट बनता था। तब जाके भारतीय जनता पार्टी 2 से ये 300 350 तक आई। 3 बार की बकायदा ये प्रधानमंत्री मोदी जी को बनवाया। और हमें ये सुनने को मिल रहा है कि हमें 5,000 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। खुद मोदी जी बोल रहे हैं। अरे भैया, आपको 3 बार का प्रधानमंत्री बनाने में राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, कायस्थ समाज, भूमियार समाज, आपका सिंधी समाज, सब कुछ निछावर इन लोगों ने कर दिया। और अब हमें बोल रहे हैं कि आपके बच्चे भी यूजीसी लगेगा, क्योंकि 5,000 साल पहले हमें प्रताड़ित किया गया। किसने किया हमें तो नहीं मालूम है। सर, यूजीसी को लेकर आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं जैसा कि आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी तो प्लान बी क्या है? क्या अभी हम लोग दिल्ली भी गए थे 8 मार्च को, हमें गिरफ्तार किया गया, हमें वहां परमिशन देके रद्द कर दी गई। कोई बात नहीं, हम चैलेंज करके गए थे कि हम रामला मैदान आ रहे हैं। हम 150 लोगों के साथ केवल महिपाल सिंह मकराना वहां पहुंचा, चैलेंज पूरा किया। करणी सेना वो जो बोलती है वो करती है। अभी 18 तारीख को जयपुर में था, महापंचायत थी, हजारों की संख्या में लोग आए, समर्थन मिला। मैंने बोला था 500 आएंगे तो हमारे, 50,000 आएंगे तो हमारे, 5 लाख आएंगे तो। हम वहां कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, हम यूजीसी का मुद्दा में विरोध कर रहे थे। महिपाल जी, एक बार बताओ, आपने कहा मैं स्वयंसेवक हूँ बाल्यकाल से, राष्ट्रीय विचार आपका है, हिंदुत्व से आपका विचार मिलता है, बीजेपी के आप समर्थक रहे हैं, बटोगे तो कटोगे आप नारा देते हैं और आपका विचार कहीं ना कहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी से। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप अचानक से नाराज हो गए? और मैंने देखा लोकसभा का चुनाव था, गुजरात में एक सांसद थे पुरुषोत्तम रूपाला, उसके बाद से मैं आपको रेगुलर देख रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं कटे कटे नजर आ रहे हैं। कोई नाराजगी व्यक्तिगत है? क्या नाराजगी है? सामाजिक है? क्या आपको क्या बनी नहीं? मोदी जी के लिए इस पूरे देश के हर एक युवा ने, मेरे जैसे करोड़ों युवाओं ने हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा दिया। हम लड़े उस कांग्रेस से जिसने कांग्रेस से तो विचार अभी भी नहीं मिल रहा आपका? नहीं, कभी मरते दम तक नहीं मिलेगा। क्यों मिले उस पार्टी से विचार जो हमारे राजे रजवाड़े खा गई, जो हमारी आम क्षत्रिय समाज का कृषक जो राजपूत था
उसका पूरा जीवन लीलने वाली ये कांग्रेस, जिसने 70 सालों के इतिहास में केवल वो फिल्में बनाई जिसमें सबसे भ्रष्ट, सबसे पाखंडी ब्राह्मण बताया गया, जिसमें सबसे मिलावटखोर और भ्रष्ट व्यक्ति वो वैश्य बताया गया, जिसमें सबसे बड़ा आताताई, सबसे बड़ा उग्रवादी, सबसे बड़ा बलात्कारी क्षत्रियों को बताया गया। हर फिल्म में इनका एजेंडा हुआ करता था, हमें हमारा सब कुछ छीनने के बाद फिल्मों के माध्यम से भी विलन बताने की कोशिश कांग्रेस ने करी। और क्या करेंगे हमारे साथ? बच्चा फिल्मों को इतिहास का एक झरोका मानता है। कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी अगर फिल्म देख रहा है तो उसको लगता है कि जो फिल्मों में दिखा रहे हैं ये इतिहास में कहीं हुआ होगा, ऐसे तो बिना हुए थे कपोल कल्पित का कहानी तो हो नहीं सकती। तो ये बहुत घृणित तरीके से इन्होंने हमें डुबोने की जो सालों से कोशिश करी, हम लड़े हैं कांग्रेस से और फिर बीजेपी को लेके आए। और भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद, जिसको उस टाइम सांसद का टिकट मिला था, पुरुषोत्तम रूपाला, और उन्होंने क्या हमें तमका दिया कि राजपूत समाज की महिलाएं अंग्रेजों के साथ रहती थी, रोटी बेटी का रिश्ता था, तेरे को शर्म नहीं आई? इस तरीके का तमका उस समाज को दे रहा। मोदी जी तो आपकी बात मान ली, उनको मंत्री नहीं बनाया, बताओ। हमने एक डिमांड करी थी कि पूरा देश का क्षत्रिय समाज अगर एक एमपी की टिकट काटने के लिए बोल रहा है, क्या एक एमपी की औकात नहीं है क्षत्रिय समाज की, पूरे गुजरात की, पूरे देश की? उन्होंने हठधर्मिता करके उसको टिकट नहीं काटा। ऐसे 70-80 पुरुषोत्तम रूपालों को हराना पड़ा। कहां 400 पार का नारा इन्होंने लगाया था और 230-35 पे सल्टा दिया। केवल एक महिपाल सिंह निकला था, हजारों लोग नहीं थे हमारे साथ। अगर वो आपके इस अश्वमेघ के घोड़े को रोक सकता है कि छोटे से बालक राजपूत समाज के, अब की बार तो राजपूत समाज के साथ ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, वैश्य, कायस्थ, आपके भूमियार, पटेल, पाटीदार, कितने सारे लोग, आपके सिंधी समाज, आपका जैन समाज, पठान, ईसाई, कहां तक लड़ोगे? कैसे लड़ोगे? जो लेके आए हैं, जो कोर वोटर हैं, डबल का इंपैक्ट करते हैं। 5,000 कम दोगे, 5,000 अगले के बढ़ाओगे, 10,000 का डबल का इंपैक्ट हर जगह। 1 लाख है तो 2 लाख का इंपैक्ट करेंगे, और करेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जब बात बच्चों के भविष्य की है तो एक माँ अपने बच्चे के लिए जब शेर। अच्छा, एक बात बताओ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आपका एक नारा मैंने वीडियो में सुना, आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी ऐसा ही कहते हैं। देखो, योगी जी ने जो बोला वो किया है। अच्छा। और वो उन्हीं का नारा था। मैं तो इनको केवल याद दिलाता हूं हमेशा कि आपने नारा दिया बटोगे तो कटोगे, अब बांट कौन रहा है? योगी जी अभी आए जौहर मेले में 10-15 रोज पहले, मेवाड़ की धरती चित्तौड़ में। बाकायदा उन्होंने भी मन से बोला कि आजकल कुछ चंद लोग जातिवादी जहरीली मानसिकता के कारण से जातियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने शायद नाम नहीं लिया होगा, हमें समझ में आ रहा है कौन तोड़ रहा है। केंद्र में बैठे हुए लोग। और क्यों तोड़ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, पर आजकल जब पुराने उनके भाषण हम लोग सुन रहे हैं तो अब उनके भाषणों से वो जातिवादी बू कहीं ना कहीं हमें अब महसूस होने लगी है कि 22 हमने राइट्स दिए थे SC ST को, हमारे दलितों को, मैंने उसको 47 कर दिया। किसने मांगा आपसे? क्या दलित समाज ने मांगा? दलित समाज चाहता है हिंदू एकता। SC का, ST का, OBC का कोई भी युवा ये नहीं चाहता कि हम सामान्य वर्ग के युवाओं के साथ ना पढ़े। वो चाहता है कि हम एक रहें। पर ये क्यों उठा के दे दिया? क्योंकि मानसिकता जो है वो दूषित है। कहीं ना कहीं अंदर पीड़ा जो है, तो वो हजारों साल की पीड़ा लेके बैठे हुए। अब तक तो हिंदू नाम से आए थे कि हम हिंदू हैं, हिंदू एकता है। अब वो हिंदुओं को जब हिंदू एकता आने लगी, जब कहीं ना कहीं भाईचारा बढ़ने लगा, उठा के ये डाल दिया, क्योंकि मुद्दा खत्म हो जाएगा। योगी जी को कैसे कमजोर करना है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनको अपने से बड़ा नेता चाहिए नहीं। योगी जी, मुझे जहां तक लगता है इस देश का लीडरशिप जो अब करनी चाहिए वो योगी जी को करनी चाहिए। सीधा सपाट बात है, जो करना है वो करना है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश तो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। कोई बलात्कार का केस दूसरे दिन इनकाउंटर, कोई किसी पे मर्डर दूसरे दिन इनकाउंटर, सीधा सा है। अगर यहां यूपी में रहना तो शांति से रहो। कोई भी गुंडा तत्व, कोई भी जहरीली मानसिकता का कट्टरवादी व्यक्ति अगर यूपी में जाएगा, उसको मालूम है। बाकायदा अभी धुरंधर फिल्म आई ना, बाकायदा दिखाया ना यूपी में क्या क्या हुआ, अंसारी को कैसे मारा, फलान ढिकड़ को कैसे मारा, बाकायदा उसमें सीधा सीधा ऐसा कुछ भी नहीं है।
उनका सीधा सपाट बोल के और वही बात करना। देखो, बोलना तो खूब सारा मोदी ने बोला है। मोदी जी ने ऐसी ऐसी बातें बोली जो अभी का परिदृश्य देखें। आज भारत पे गैस सिलेंडर का क्या नाटक है, तेल का क्या नाटक। कल मोदी जी का वक्तव्य आया कि कोविड काल में हम लोग एक थे, वैसी एकता दिखानी पड़ेगी, आने वाला समय बड़ा गंभीर है। क्यों बोल रहे हैं? आज से 15 साल पहले यही मोदी जी बोल रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू का एक ऑडियो सुनो, वीडियो सुनो। वीडियो में वो क्या सुनवाया उन्होंने कि वो साउथ जो ये है कोरिया है और नॉर्थ कोरिया में जंग हो रही थी। तो नेहरू जी बोल रहे थे, जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि साहब हो सकता है भारत में कई सारी चीजों की किल्लत हो और चीजों की दाम बढ़ जाए। तो वो बोल रहे थे देखिए कोरिया और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में जंग है, तो भारत का क्या मतलब है, भारत में क्यों बढ़ेगा? तो भैया जंग तो अब ईरान और अमेरिका में है, इजराइल में है, तो आपका भारत का क्या मतलब है, यहां क्यों बढ़ेगा? आपको समझना चाहिए, जब कहीं जंग चल रही हो और उसकी व्यवस्थाएं वहां की आदान प्रदान होती हो तो उन आदान प्रदान वाली वस्तुओं का भाव बढ़ेगा। ये सीधा सा हमें भी समझ में आता है, पर आपके पुराने बोले हुए जो बड़े बोल हैं वो आप पे अब भारी पड़ेंगे। सर एक सवाल है, आप तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपने इतिहास बहुत पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है। अकबर महान की जो लोग बात करते थे, क्या आपको लगता है कि अब महाराणा प्रताप महान, राणा सांगा महान, ये पढ़ाना चाहिए? राणा सांगा महान ही थे, अकबर महान तो केवल इन 70 सालों में, मैंने बोला ना, जिन लेफ्टिस्टों से, जिन कांग्रेसियों से हम लड़े हैं, इसी कारण से लड़े कि जिस अकबर ने लाखों महिलाओं का इज्जत लूटने के लिए पूरी बस्ती बसा दी, चांदनी चौक और एक पूरा वो एक मीना बाजार, और केवल हवस के लिए, वो महान हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। पर किताबों में पढ़ाया जा रहा था। किताबों तो इन्हीं की पढ़ाई हुई, जिनकी सत्ता उनकी किताब है, क्या फर्क पड़ रहा है? पर अकबर महान कतई नहीं था। महान महाराणा प्रताप थे, राणा सांगा थे, पुंजा जी थे, और पृथ्वीराज चौहान, अंगपाल तोमर, हमारे ऐसे ऐसे योद्धा जिनको हमने खुद ने भुला दिया, बिसरा दिया। जो ऐसे योद्धा थे, जो सिकंदर जैसे लोगों को पौरुष कहाँ है, कहाँ गया सम्राट अशोक, कहाँ गए विक्रमादित्य, जिनके नाम से आपके संवत चलता है? हम याद ही नहीं कर रहे। हमने अपने बच्चों को वो इतिहास पढ़ाया जिनकी जानकारी उनके खुद के पूर्वजों को दी है। आप जाके अफगानिस्तान में पूछ ले, आप जहां से ये आए हैं मुगल, वहां जाके पूछ ले, उनके नाम से टॉयलेट तक नहीं बना हुआ, एक लेटरिन बाथरूम तक नहीं बना हुआ। यहाँ लंबी चौड़ी रोडें बनवा रहे हैं आप लोग, यहाँ लंबे चौड़े के ये लाल किला, उन्होंने लाल किला आनंदपाल तोमर ने बनवाया। आपका जो कुतुब मीनार है वो पृथ्वीराज चौहान के दादा ने, पृथ्वीराज चौहान के समय तक वो बना। आज भी उनके नीचे आपके गणेश जी की, इनकी विष्णु जी की मूर्तियां हैं, स्वास्तिक के चिन्ह है, पर लोग मानने को तैयार नहीं। पर सर इतिहास को कई लोगों ने ऐसे भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया। जैसे एक मैं वीडियो अभी देख रहा था, एक युवा बेरोजगारों के नेता हैं, हनुमान बेनीवाल के साथ आंदोलन भी करते हैं, मनोज मीणा। उन्होंने कहा कि बुंदा मीणा को फर्जी राजपूत समाज बाप बनाता है, क्यों बना रहा है फर्जी बाप? और साथ ही उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप आदिवासी थे, क्योंकि एक रिसर्चर ने रिसर्च किया था, उसके अनुसार महाराणा प्रताप आदिवासी थे, ऐसा उनका कहना है। इतिहासकारों ने राजपूत तो राजाओं के बारे में बताया, लेकिन मीणा राजाओं के बारे में कुछ बताया नहीं, ऐसा उनका आरोप है कि आप तो फर्जी बाप बता रहे हो। शायद जो भी मेरे भाई ने ये बात बोली है उसको अल्प ज्ञान है। ऐसा है कि महाराणा प्रताप के साथ लड़े भील और मीणा। महाराणा प्रताप को क्या बोलते थे आपको मालूम? पूरे देश को जानना चाहिए, कीका मतलब वहां आदिवासी शब्दावली में बच्चा, खुद का बच्चा, उसको कीका महाराणा प्रताप को कीका बोल के बुलाते थे। आज भी महाराणा प्रताप के जो वंशज है उनको वहां के भील और मीणा आज भी कीका ही बोलते हैं। और मीणाओं को तो आपकी इस जयपुर की धरती के जो आमेर का जो किला था, उनकी पूरी चाबी, उनका सब कुछ, जो खजाने की चाबी तो मीणाओं के पास थी। मीणा राजपूतों के साथ हमेशा रहे। मेरे मित्र नरेश मीणा, बाकायदा उनके साथ उनके चुनाव में कोई एसडीएम के साथ उनका झगड़ा हुआ। पहला, दूसरा, पांचवा फोन मुझे नहीं मालूम कौन सा फोन किया होगा, पर 2-5 लोगों में से मुझे फोन उन्होंने किया। मैं हॉस्पिटलाइज था, बाकायदा मैं भर्ती था। मुझे फोन किया कि भाई ऐसा ऐसा मामला है। मेरे राजस्थान यूनिवर्सिटी के मित्र हैं। मैंने कहा मुझे क्या करना है कि अभी आप कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ, कि आप कुछ भी हो संदेश पहुंचाओ अपने लोगों को। मैंने एक लाइव निकाला था और मुझे आज भी याद है, 1-1.5-2 घंटे में वो मिलियंस पे लाइव गया। क्यों? उनके लोगों ने भी अप्रिशिएट किया
और सहयोग दिया, समर्थन दिया। समर्थन क्यों दिया कि जब हमारे नेता के साथ एक राजपूत लड़का खड़ा है तो हम क्यों पीछे हटे। और उसकी परिणति यह रही कि आज भी नरेश मीणा के एक बुलावे पे लाखों की संख्या में मीणा आ रहे हैं, कि नरेश मीणा के समर्थकों को ये मालूम है कि नरेश मीणा अकेला नहीं है। क्यों अकेला नहीं है? उसके साथ अलग अलग जाति समुदाय के लोग भी जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो लड़ेगा सत्ता के विरुद्ध, जो लड़ेगा अपने हक अधिकार के लिए, जो लड़ेगा अपने लोगों के लिए, वो अकेला नहीं रहेगा। तो ये हनुमान बेनीवाल के साथ जो मनोज मीणा रहते हैं वो गलत बोल रहे हैं आप कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है, खुद की स्टाइल है। लोग कोई कुछ भी बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है। इतिहास तो वो है जो इतिहास। बुद्धा मीणा को आप बोल रहे हैं कि राजपूत है? बुंदा मीणा को तो मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं है। अगर कोई जिस बुंदा मीणा की वो बात करे वो मीणा ही होगा, मुझे नहीं मालूम बुंदा मीणा कौन से बुंदा मीणा की बात कर। वो अगर इंडिकेट करके बताते तो मैं पक्का इतिहास का मैं भी स्टूडेंट रहा हूं। बूंदी के शासक हाड़ा राजपूत रहे हमेशा। मैं खुद चौहान हूं, हाड़ा चौहानी होते हैं। और बूंदा मीणा जो बोल रहे हैं वो बूंदी के करौली में बूंदा मीणा नहीं थे। जहां पे भी थे मुझे इसका ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर केवल यही बोलना चाह रहा हूं, ऐतिहासिक पात्र जो भी हैं उनको जातियों में न बांटकर उनको इतिहास से जोड़े, आपके सम्मान से जोड़े, आपके गौरव से जोड़े। हमने कभी नहीं कहा माणा प्रताप राजपूत, हमने कहा माणा प्रताप इस सदी के, इस 1000 साल के सबसे बड़े नायक हैं, हिंदुआ सूरज हैं। क्यों हिंदुआ सूरज कहते हैं? आपके, मेरे, मीणा, भील, गुजर सबकी लड़ाई उन्होंने लड़ी, इसलिए हिंदुआ सूरज बोलते हैं। ये अकेले थोड़ी बोलते हैं कि राजपूत समाज का गौरव, ना, हिंदुआ सूरज है। तो बूंदा मीणा भी अगर कोई है तो हमारे लिए सम्माननीय है, कहां दिक्कत है। बूंदा मीणा जी भी सम्माननीय है, माणा प्रताप भी सम्माननीय है, जो कोई भी सूरजमल जाट राजा बोलते हैं, सूरजमल जी भी हमारे लिए सम्माननीय। पानीपत की मूवी आई थी, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, सबसे पहले अगर कोई मुद्दा उठाया पानीपत की मूवी में मैंने ये मुद्दा उठाया था। महिपाल सिंह मकरना बड़ी बाकायदा वो जिम्मेदारी से बोल रहा है, सबसे पहले किसी भी जाट नेता ने यह मुद्दा नहीं उठाया। ये मैं था झारखंड जाची, मैंने वहां फिल्म देखी थी पानीपत रात को, और सुबह लाइव आके बोला था। मैंने कहा इस पानीपत में हमारे यहाँ के एक राजा सूरजमल जी, जिनका मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उनके लिए अगर गलत ये दिखाया गया है कि उनको एक लालची पुरुष के व्यक्ति के तौर पे दिखाया, मैंने कहा सीन हटना चाहिए। उसके बाद में जाट समुदाय भी लाभमंद हुआ, बाकायदा वो सीन हटा। पर ये इसलिए बोलना चाह रहा हूं, आपका किसी भी समाज का व्यक्ति हो, ऐतिहासिक पुरुष है, तो फिर उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। उसका मान सम्मान आपका मान सम्मान है, क्योंकि पूरा अगर सूरजमल जी है तो सब कुछ, सब ग्लोरियस फील कर रहे हैं, सब प्राउड फील कर रहे हैं, तो फिर उसमें कहां जाति ढूंढ रहे हैं आप लोग। सर, एक आपका बयान आया था लोकसभा चुनाव में, आपने कहा कि 10 सीटें खा जाएंगे राजस्थान में और 11 सीटें चली गई। तो क्या आपको लगता है कि राजपूत समाज का योगदान है इसमें? राजपूत समाज का योगदान नहीं होता तो फिर 2 बार 25 की 25 क्यों जारी थी? विरोध में तो पहले भी थे वो किसान लोग जो 2018 के चुनाव में किसान लामबंद होकर 1.5 साल उन्होंने विरोध करा। क्या उनके कारण से सीटें गई क्या? ना, कोर वोटर था राजपूत। हमने 1-2% का ऊपर नीचे किया, 1-2% से ऊपर नीचे होता है, कोई 10% 20% से ऊपर नीचे नहीं होता। पर ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, महिपाल सिंह किसी को जिताने की औकात रखे कि नहीं रखे, किसी की गलतफहमी हो। 2-4-5% युवा हमारे बोलने पे भी इधर उधर होते हैं। जितनी भी बार इन 20 सालों में करणी सेना के बनने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हारी तो हमारे ही वक्तव्य के कारण से हारी, नहीं तो ये बोलते कि हमारे यहाँ तो एक पैटर्न है, 5 साल ये लड़ेगा, 5 साल वो आएगा, 5 साल, कतई 5 साल नहीं आएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाह रहा हूं, 5 साल आप राजपूत के पक्ष में बात करके बताइए। अगर आपको कोई सत्ता से 10 साल 15 साल हटा दे तो चैलेंज है महिपाल सिंह का, कोई माइका लाल नहीं हटा सकता। पर आप अपने लोगों को छोड़कर, अपने गोद वालों को छोड़कर, अपने पेट वालों से आस रखेंगे तो बाकायदा आप हर 5 साल में हटेंगे। हम तो परेशान रहते हैं कांग्रेस की सरकार से, पर कांग्रेस का एक सबसे बड़ा क्या है मामला कि हमारे खिलाफ ना बोलती है, ना हमारे पक्ष में बोलती है, ना खिलाफ बोलती है, न्यूट्रल रहती है। हमें विरोध का कोई न तो वो मुद्दा देते हैं, तो मुद्दा आता है तो हम बोलने से चूकते नहीं। अकबर महान तो बना ही देते हैं। अकबर महान बनाया तो मैंने बाकायदा डोटास राज जी का विरोध किया कि माणा प्रताप की जो जीत बताई गई बीजेपी के राज में कि साहब पानीपत के जो वो हल्दी घाटी के युद्ध में माणा प्रताप जीते, ये साक्ष्य हैं। तो डोटास राज जी शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने बोला कि हम समीक्षा करवाएंगे, तब हमने बोला आपकी समीक्षा हम करेंगे, और वहीं की वहीं उन्होंने बात दबा दी और बाकायदा मंचों से माफी मांग के निकल लिए। अगर वो यही बात अगर बीजेपी में हो रही होती तो यहाँ का शिक्षा मंत्री तब तक नहीं झुकता जब तक बड़ा नाटक नहीं होता। इनकी आदत में रहा है। भैया आपके लोगों के सामने दिक्कत कहां है?
अगर आप हमारे घर के व्यक्ति हैं, गलत बात हुई है तो माफी मांग के निकल जाए ना, कहां दिक्कत है? हठधर्मिता किस बात की? ये एडामेंट किस बात का कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हमने बोल दिया जो सबसे महान है? अरे कैसे महान है आप? हमारे कारण से, हम आपके कारण से थोड़ी हैं। राजपूत समाज सैकड़ों सालों से, ब्राह्मण समाज सैकड़ों सालों से, कायस्थ वैश्य सैकड़ों सालों से अपने खुद के दम पे हैं, इनके दम पे नहीं है। आप बताओ सर, आप इतना जुड़ाव रहा है आप बीजेपी से, अभी यूजीसी का मुद्दा उठा रहे हैं और तमाम मुद्दे उठाते रहते हैं, क्या कभी ऊपर वाले नेताओं से कोई बातचीत नहीं, कोई किसी का फोन वगैरह? मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं सरकार, हम्म, और मुझे तो ये बड़ा अचंभा होता है कि मेरे घर का अगर मामला है, मसला है, मेरे घर का झगड़ा है और मैं तांडव कर रहा हूं, मैं पूरी तरीके से वहां बकवास कर रहा हूं घर में, और मेरा जो काका है, मेरे जो अंकल है, मेरा बाबा है, बड़ा बाप है, दादा है, और वो घर में मौजूद है और सब कुछ देख रहा है, और वो पड़ोसियों को भेज रहे हैं, इधर उधर से जुगाड़ लगा रहे हैं, पुलिस को फोन कर रहे हैं, पर मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। तो आपको दुख होता है इस बात का? 1,00,000% हम उनके लोग हैं। मैं तो बोल रहा हूं, संगी हूं, स्वयंसेवक हूं, बीजेपी का हूं, पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हम तो हम हैं, हम तो इस सदी के सबसे बड़े महानायक हैं। भैया हमारे कारण से बात नहीं करोगे तो सत्ता को बाकायदा अपने हाथों से जाते हुए देखना पड़ेगा, सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे कारण से, आपकी कतई गलतफहमी है, रावण की नहीं चली गलतफहमी यार। आप रावण से पढ़े या तय कर लीजिए कि रावण है हम, तो फिर हम बताते हैं हम राम के वंशज हैं कि नहीं। राम के नाम पे आए हो और राम के वंशजों को आप काट के बाहर फेंकोगे। राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी क्षत्रिय का ना होना क्या दर्शाता है? पूरे देश का क्षत्रिय देख नहीं रहा है क्या? सब देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पर केवल ये बात कि अभी तो बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, चुप हो गए तो चुप्पी बड़ी आपके लिए घातक होगी। सर एक बार बताइए, आप कालवी साहब आपके गुरु रहे हैं सामाजिक संस्थान में, कालवी साहब से आपका बड़ा जुड़ाव रहा, क्या कुछ उनसे सीखने को मिला? उनसे क्या प्रेरणा मिली जीवन में? क्या एक कुछ सीखने, आदर्श पुरुष रहे हैं आपके लिए तो, लेकिन क्या सीखा उनसे आपने? मैंने जो सबसे बड़ी चीज सीखी, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए सामने, एक तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कमरे में बात नहीं, जब बात करनी है छाती ठोक के सबके सामने करो, और कतई झुकना नहीं जब आप सही हैं। तो ये चीज कालवी साहब से सीखी। दूसरा, गलत को गलत और सही को सही बोलना मैंने आरएसएस की जो पाठशाला है उसमें सीखी। आरएसएस में क्या सिखाया जाता है? संघ में यही सिखाया जाता है कि सामने कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही बड़ा दुश्मन, कितना ही बड़ा बलशाली आदमी क्यों ना हो, पावरफुल क्यों ना हो, एक दिन आप जरूर जीतोगे अगर आप सत्य के मार्ग पे हैं, और मैं सत्य के मार्ग पे चल रहा हूं। मैं आरएसएस का अगर स्वयंसेवक हूं और मैंने वहां से अगर वो चीज सीखी है, अगर वो सही थी तो मैं यहां सही हूं। मैं यूजीसी पे बाकायदा विरोध इसलिए कर रहा हूं कि गलत है, पूरे संघ को मालूम है, वो नहीं बोल पा रहे होंगे। मेरी संघ के लोगों ने मीटिंगें करवाई है 18 मार्च को जयपुर रामला मैदान के लिए, और बड़ी मीटिंग है, छोटी छोटी नहीं, 500, 1000, 500 लोगों की, जिसमें कई सारे प्रचारक निकले हुए लोग जो 20-20, 30-30 साल संघ को दिए हुए लोग क्या बोल रहे हैं कि हमने इस देश को बड़ा बनाने के लिए, इस देश को एक रखने के लिए, इसकी संप्रभुता को बचाने के लिए, इसकी हिंदुओं की एकता को बनाए रखने के लिए हमने जीवन दे दिया, और आज हमें ये तमगा मिल रहा है, इसके प्रसाद मिल रहा है कि मेरा पोता अब यूजीसी जैसा एक्ट लगवा के अपराधी घोषित होगा पहले दिन, जन्मजात अपराधी, बाई बोर्न क्रिमिनल। हम कतई सहन नहीं करेंगे। और बाकायदा उन्होंने बोला हम चाहे हो सकता नहीं आ पाए, पर संघ की जो प्रणाली है घर घर जाके उन लोगों को समझाना, वो प्रणाली हम अपनाएंगे। कहां अपनाएंगे मुझे नहीं मालूम, पर उसका आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में। सर राजपूत समाज के आरक्षण की मांग आपने पहले उठाई है, ईडब्ल्यूएस आने के बाद क्या आपको लगता है कि उससे राजपूत समाज को लाभ मिला? ईडब्ल्यूएस 2018 में आपको मालूम है, कमल का फूल हमारी भूल, ये नारा इसी करणी सेना ने, राजपूत करणी सेना ने, कालवी साहब ने दिया। 3 स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हराया, बिना मांगे 10% आरक्षण आ गया। बिना मांगे नहीं, हम 1999 से काली साहब मांग रहे थे और आया 2019 में। 20 साल की लड़ाई, लोगों को लगता है हमारे कारण से कोई अलग अलग लोग। भैया मुझे एक बड़ा आंदोलन बता दो जिसमें आपकी भूमिका रही हो, जिसमें आपने मांगा हो कि हमने आरक्षण की डिमांड करी थी।
लोकन सिंह कालवी पहले व्यक्ति, उनके साथ भाटी साहब लगे 2003 तक। उसके बाद भाटी साहब के घर में कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि बड़ी हादसा उनके साथ हुआ, तो उसके साथ वो हट गए। पर कालवी साहब कभी नहीं रुके, 2019-18 तक उन्होंने युद्ध लड़ा आरक्षण के लिए, बड़ी लड़ाई लड़ी। 2019 में 3 स्टेट हराते ही ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला 10% का, झुंझुना दिया। हमने यहां सरकार थी कांग्रेस की, बाकायदा कांग्रेस को प्रेशर में लेके, क्योंकि ये बोल के कि आप हमारे कारण से आए आपकी बार, और ये बोल के कि अगर आप हमारा ये सहयोग नहीं करेंगे। इसमें किस किस का भला था? अकेला राजपूत का तो था नहीं, ब्राह्मण, बनिया, कायस, ईसाई जो भी ईडब्ल्यूएस में आते हैं, स्वर्ण में आते हैं, सबका भला था। और इन्होंने, इनका धन्यवाद है जो इन्होंने किया, अशोक गहलोत का धन्यवाद है, उस टाइम किया उन्होंने, हमारी बात को माना, जबकि हम उनकी विचारधारा के नहीं है, फिर भी उन्होंने हमारी बात को माना। और आज यहां सैकड़ों की संख्या में अगर सामान्य वर्ग का बच्चा सरकारी नौकरी में लग रहा है, तो यहां सरलीकरण हुआ। सरलीकरण क्या हुआ? जो जमीन और मकान की जो बाध्यता थी वो हटाई। जो सबसे बड़ी बाध्यता, 100 गज का मकान तो किसी गरीब के मिल जाएगा, 2-3 बीघा जमीन तो यहाँ बहुत नॉर्मल है। यहाँ आप जाओगे तो रेतीली जमीन है, क्या क्या फर्क पड़ता है 100 बीघा भी हो तो। सर, राजस्थान प्रिंसली स्टेट है, रही है, तो लोगों का ये मानना है, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री राजपूत होना चाहिए। आपका विचार क्या है इस पर? देखिए सर, मैं विधानसभा चुनाव से पहले हमने कई बार मांग करी, हर जगह मांग करी, हमारा सीएम राजपूत होना चाहिए। सीएम ब्राह्मण बना दिया, हमें उनसे भी कोई दिक्कत नहीं, पर ब्राह्मण एज ए गुरु की भूमिका निभाए। मुझे मालूम है ब्राह्मण राजपूत का कभी अहित नहीं कर सकता, तो अगर ब्राह्मण सीएम है, पर ब्राह्मण सीएम तब मजा आए जब वो गुरु के तौर पे अपने जो राजपूत समुदाय के जो लोग हैं उनको ट्रीट करे कि भैया तुम्हें मिलना चाहिए, खुद ब्राह्मणों को भी मिलना चाहिए, कायस जो भी समुदाय इनसे जुड़े हुए उन सबको मिलना चाहिए। वो हमारी एक मन में पीड़ा है कि उनका ये भाव होना चाहिए। ब्राह्मण है उनका भी कोई दिक्कत नहीं, अगर राजपूत बनाते हैं, क्योंकि लोगों ने बोला 2-2.5 साल में चेंज हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इसका भी स्वागत होना चाहिए, क्योंकि एज ए राजपूत मुझे लगता है खूब सारे ऐसे नेता हैं जो राजपूत बनने लायक हैं, मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, और बनाना चाहिए। और क्या आप चाहते हैं कि राजपूत मुख्यमंत्री बनना चाहिए राजस्थान? हमने डिमांड करी ना, हम तो बोल रहे हैं, हम तो विधानसभा चुनाव से पहले एक ही डिमांड रखते थे कि हमें इतनी सीटें मिलनी चाहिए। डिमांड है? हाँ, 1 लाख खूब। अभी क्या डिमांड है? अभी तो ऐसा है कि अभी तो पहले तो यूजीसी रोल बैक, ये राजपूत मुख्यमंत्री वाली राजपूत ने यूजीसी रोल बैक कर दो, चाहे ये कर देंगे, हम तो इनको ही राजपूत मान लेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो साहब इनको, हम तो इनको सामान्य वर्ग भी नहीं मानेंगे। जो अपने सामान्य वर्ग के लिए नहीं बोल पाए तो अच्छी बात कहते ही नहीं। मैं बार बार बोलता रहता हूँ, स्टेट के मुख्यमंत्रियों से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। भजन लाल जी यहाँ राज करे, आने वाले 5 साल और राज आए इनका, पर वो तब आए जब आप हमारे लिए ये बकायदा केंद्र को एक चिट्ठी लिखें कि भैया हमारे लोगों में आक्रोश है, पीड़ा है, और हमारे इस समाज की पीड़ा को आप देखें, हम चाहते हैं आपसे। सर, आपने कहा कि हमारी डिमांड थी राजपूत मुख्यमंत्री बने चुनाव से पहले, क्या अब भी आप उस डिमांड पे कायम कि राजपूत मुख्यमंत्री राजस्थान में बनना चाहिए? हमारे बोलने पे अगर बना रहे हैं तो मैं तो बार बार नहीं 1000 बार रिपीट करूंगा कि राजपूत मुख्यमंत्री बनना चाहिए, पर हमें तो सुनने वाले यूजीसी पे नहीं है, तो मुख्यमंत्री पे क्या सुनेंगे लोग। एक निवेदन केवल आपके चैनल से यही है, बाकायदा ऐसे राजपूत हैं जो मुख्यमंत्री बनने लायक है। सर, आप एक अलग ही अब दिशा में चल पड़े हैं। नरेश मीणा भी कहीं ना कहीं उसी दिशा में चल रहे हैं, आपके समाज से नहीं है, लेकिन वो भी सामाजिक विषयों पर मुखर हो रहे हैं और जनता की आवाज उठाते हैं। नरेश मीणा की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? क्या अगर वो थर्ड फ्रंट बनाते हैं तो आप उनका सहयोग करेंगे? देखिए सर, मैं अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो? मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। नहीं, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, मैं आपको कंफर्म करूं, पहले 20 साल से हमने कोई चुनाव नहीं लड़ा। आपने नहीं लड़ा, लेकिन सहयोग की बात हो रही है। अब तक 4 एमएलए 4 एमपी का चुनाव हम लड़ भी लेते, जीत भी जाते। जब पूरे देश में करणी सेना है 24-25 राज्यों में, तो एक विधानसभा एक लोकसभा बहुत छोटी सी। नहीं सर, मैं आपके चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैं वही आप पे बात आ रहा हूं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो अब की बार नो डाउट हम पॉलिटिकली स्टेप उठाएंगे, हम राजनीतिक कदम उठाएंगे। जो भी तीसरा फ्रंट हो सकता है, तीसरा धड़ा हो सकता है, नई पार्टी हो सकती है, उस पर विचार किया जाएगा, जिसमें चाहे नरेश मीणा जैसे युवा आए तो उनका भी स्वागत किया जाएगा, क्योंकि एक हाथ से ताली कतई नहीं बजती। स्वर्ण समाज अगर एक साथ लामबंद है तो हमें आदिवासी समाज का भी साथ लेना पड़ेगा, हमें उससे हमारे बाकायदा दलित समाज का भी, एससी समाज का भी साथ लेना पड़ेगा, मूल ओबीसी का भी, जो हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक साथ रहने वाली नाई, धोबी, माड़ी, कुमार, कायस, ये जो भी खाती, जो भी ये जो जातियां हैं,
उनका भी हम लोग साथ लेंगे, वो साथ हैं, हमें तोड़ने के लिए तो ये चीज लाए। तो आप कह रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर राजपूत समाज की मांगे नहीं मानी गई तो राजपूत समाज तीसरे मोर्चे में एक पार्टी के विकल्प के रूप में श्री राजपूत करनी देना अपने लोग उतारेगी। राजपूत समाज स्वर्ण समाज, राजपूतों के साथ अभी राजपूत अकेला नहीं है, पूरा स्वर्ण समाज तीसरे विकल्प की बाकायदा तैयारी करेगा। ये आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि जब पॉलिटिकल लोग पॉलिटिक्स करके हमें समझ नहीं रहे हैं, हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे, तो मुझे लगता है कि फिर आपको भी राजनीति में उतरना चाहिए, जिस फील्ड के में आने से विधानसभा और लोकसभा में बात रखी जाती है। आपका व्यक्ति वहां नहीं है तो फिर आपको अपना व्यक्ति भेजना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए महिपाल जी, थोड़ा सा लीक साइड की बात करते हैं। आप जब कॉलेज में थे तो जाट आपके दोस्त थे? खूब सारे। अच्छा। मेरे तो रूम पार्टनर जाट रहे हैं। अच्छा। 12th क्लास में आज भी शंकर धायल नाम का लड़का है, हरफुल लामा नाम का लड़का है, वीरेंद्र चौधरी नाम का एक लड़का है। आपकी जाटों से अच्छी दोस्ती है? खूब जाटों से मेरी अच्छी दोस्ती है। ब्राह्मण मेरे रूम पार्टनर हैं, मुस्लिम लड़का मेरे गांव का जो इलियास खान मेरे 3 साल रूम पार्टनर है। ऐसा कोई मामला नहीं है कि किसी से कोई बेर है। फिर बेनीवाल जी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं, हनुमान जी को? देखो, अपना अपना स्टाइल है। वो हो सकता है कि कट्टर जाट की राजनीति करके उनको अच्छा लगता होगा। मैं कट्टर राजपूत की राजनीति कतई मैं न तो राजनीति करता हूं, मैं राजपूत की बात करता हूं केवल समाज सुधार के लिए, राजनीति के लिए कतई नहीं करता। हनुमान बेनीवाल जी का मतलब आप बयानों से सहमत नहीं है? मुझे कभी असहमति ज्यादातर मैंने जाहिर करी है कि भैया ये गलत है। आप लोग किसी भी, हम वो राजपूत समाज को टारगेट करते हैं, जो मैं कतई उचित नहीं मानता। राजपूत समाज को, किसी भी समाज को टारगेट करना वो जातिवाद है। हम लोगों ने कभी किसी को टारगेट नहीं किया। आप नहीं करते? 1,00,000% कभी मेरा बयान देख लीजिए, कतई किसी के खिलाफ कभी आया हो तो मैं मेरे समाज की बात करता हूं। अगर किसी और समाज में अगर लगता है कि वहां किसी के साथ गलत हुआ है, अभी एक जाट समुदाय के व्यक्ति को, रुलानिया जी को मर्डर कर दिया गया, मैं वहां गया था। पहले एक नावा में एक जाट एक महिला थी, उसका मर्डर हुआ, मैंने बकायदा उनमें समर्थन किया। एक बीकानेर की एक जाटों की बच्ची थी, जो कोई बाहरी जो दूसरे समाज का एक व्यक्ति भगा के ले गया, मैं वहां, कोई जाट आया ही नहीं नेता, मैंने बकायदा पूरे जाटों के युवाओं को लीड करके 10-15 हजार 20 हजार की संख्या में हम लोग कलेक्ट्रेट पे हमने घेराव किया। बात जाट की नहीं है। बात, अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, किसी लड़की का दादा ये बोलता है कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं हिंदू हूं और हिंदू मेरे साथ नहीं है, मेरी पोतियों को भगा के ले गया, तो मुझे भगवान अगले जन्म में हिंदू मत बनाना। इतनी बड़ी बात वो बोल रहा है, हिंदू होने के नाते आप चुप हो कि नहीं वो जाट है, मैं राजपूत हूं, वो ये पंडित है, वो मेघवाल है। भैया, चाहे मेघवाल की बेटी हो, चाहे मेरे हरिजन समाज की बेटी हो, किसी भी समाज की बेटी हो, अगर आप हिंदू खुद को मानते हैं तो प्रथम सबसे पहले हिंदू, फिर आप बताएं कि कौन सी जाति से आप सनातनी हैं तो सनातन के लिए लड़िए। इसी के लिए तो हम भाजपा को लाए थे, पर सनातन को अगर आप बिखेरेंगे। एक बार बताइए महिपाल जी, मैं यूनिवर्सिटी के बहुत सारे चुनाव देखता हूँ, लोकसभा का चुनाव देखा, जाट वर्सेस राजपूत, तो ये नैरेटिव है या इसको नैरेटिव बनाया जाता है, या कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा राजपूत और जाट आमने सामने होते रहे? आपने अगर 90s चुनाव में भी 80s से लेकर 90s तक का, 75 से लेकर 80s 90s तक का एक पीरियड देखा हो, तो नागौर में हमारे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी और नाथुराम मिर्धा की जोड़ी फेमस थी। वो जाट थे, कट्टर खाटी जाट, और कल्याण सिंह जी कालवी लोकसभा में ये बोलने वाले प्रथम व्यक्ति थे अपनी जाति के लिए, जो अपनी जात का नहीं, अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं इस देश का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उन पे इल्जाम लगाया गया कि आप अपनी जाति की राजनीति करते। तो उन्होंने छाती ठोक के बोला मैं राजपूत हूं, पर मैंने कभी मेरे घर पे आए हुए एज ए राजनेता किसी भी समाज के व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाया। ये उनका काम था। अपनी जाति की बात जरूर करते थे, पर कोई खाली हाथ उनके दर से गया नहीं। इसीलिए नाथुराम मिर्धा, जो कट्टर जाट होते थे, दोनों की दोस्ती थी, और इतना बड़ा पैक्ट था कि नागौर से नाथुराम मिर्धा कभी नहीं आ रहे, क्योंकि उनके साथ जाट थे। और जब तक कल्याण सिंह जी कालवी जिंदा रहे, वो कतई नहीं आ रहे कि उनके साथ वहां राजपूत के साथ जाट थे। सर एक बार बताओ, आप पे एक फायरिंग हुई थी, वो क्या मामला था? मतलब बेसिकली शिव सिंह शेखावत ऐसे कुछ नाम भी? देखिए सर, जब आप सरकारों के खिलाफ बोलते हैं तो आपके दुश्मन भी कई होते हैं। अगर आप एज ए राजपूत या एज ए भाई किसी के जाते हैं और आप पे कोई अटैक हो जाए, तो ये अटैक, ये क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट कहीं पे भी हो सकता है। एक्सीडेंटल कहीं पे भी कुछ हुआ है, ठीक है, समाज ने बोला माफ करो, माफ हो गया।
बात खत्म। आपने माफ कर दिया उनको? देखिए सर, बड़ा दिल आप नहीं रखेंगे, आप लड़ते रहें। आप दिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप गली कोचों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपको तय करना है कि आपको लड़ाई किससे लड़नी है। सर राजपूत समाज, लोग ये पूछते हैं कि राजपूत समाज में आकर 2005-6 में लोकेंद्र सिंह जी कालवी ने श्री राजपूत करनी सेना बनाई, आपने कहा एक ब्रांड बन गया, फिर आखिर इतना क्या बिखराव है आपस में, एकता क्यों नहीं है कि अलग अलग संगठन बनते गए? हो सकता है आपको दुख तो होता होगा ना कभी? 1,00,000% देखो, हम वो बाग के माली हैं जिन्होंने इस बीज को बोने में पहले दिन से हम लोग सहयोगी रहे। और जो बाग का माली होता है, अगर कोई भी उसकी बगिया को उजाड़ेगा, उसको कितना दुख होता होगा। कोई नया, आपकी कोई नर्सरी के सामने दूसरी एक नर्सरी खोल दे, जिस नर्सरी में हर तरह के फूल हो, पूरे देश के फूल हो, और वो एक स्टेट के एक गली मोहल्ले के फूल ले जाके बेचना चालू कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? तो लगता बुरा है। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो करनी सेना बना के बैठे हुए, और अगर जो छोटे मोटे कुछ करे हुए हैं तो हम उसको हमेशा यही बोलते हैं, जो करनी सेना, अगर कोई भी करनी सेना चल रही है तो हमारा तो केवल यही ध्येय रहता है कि आप समाज सुधार की। ये नाम करनी सेना क्यों रखा? वही चीज सोचने वाली है कि अगर कोई चलने वाला व्यक्ति अगर चल सकता है अपने नाम से, तो फिर करनी सेना ही क्यों रखनी है? नहीं, आपने करनी सेना नाम क्यों रखा उस समय? करनी माता के नाम से था। करनी माता के नाम। हाँ, उससे पहले तो कोई करनी सेना थी नहीं। अच्छा। हमारी करनी सेना थी 2013-14 से पहले तक कोई करनी सेना, 15 तक कोई करनी सेना नहीं थी। अच्छा, बाद में हाँ, बाद में करनी सेना बनी। तो एक बात बताइए, आपके घर में कौन कौन है? कभी वैसे तो आप पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अब पॉडकास्ट में बैठे हो तो मेरा ये कर्तव्य बनता है। अभी मेरे मदर हैं, बड़ों के हिसाब से मेरे बड़े पिता हैं, बड़ी माता हैं, और बड़े पिताजी के एक लड़की हैं जो झुंझुनू शेखावाटी में बनाए हुए। 2 बड़े भाई हैं बड़े पिताजी के, भंवर सिंह, खान सिंह। मेरे जो भाई हैं, वो एक बड़े भाई हैं अजयपाल सिंह, जो मेरे रियल है, उनसे बड़ी एक सिस्टर है संतोष कावा, और मेरे से छोटा एक छोटा भाई है। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्ची और एक बच्चा। बच्ची बड़ी है, 13-14 साल की, 10th क्लास में है, और बच्चा 5th क्लास में है। और मेरा ससुराल शेखावत राजपूत समाज का एक शेखावत जो कास्ट होती है राजपूत समाज में, उनमें मेरी शादी हो रखी, और छोटा सा परिवार है। अब ठीक है, और जैसा भी है अच्छा, हम लोग बड़े प्यार से आराम से हम लोग रहते हैं, संयुक्त परिवार है। और आपस में आज भी हर दिन वो फोन जरूर आता है। फादर थे तब तक तो दिन में 5 बार अब तक फोन आ चुके होते, तू कहाँ है, घर नहीं पहुंचा। फादर के जाने के बाद अब मदर करती है, घर वाले करते हैं, पूछते जरूर। पर वो जो एक फोन हुआ करता था हर दिन, वो जो जिससे घबराहट होती थी कि घर नहीं पहुंचे पापा को फोन आ जाएगा, तो वो फोन अभी 2 साल से बंद हो गया। 2023 में मेरे फादर शांत हो गए, तब से अब यही लोग हमारे घर में है। तो अब फादर वाला डर नहीं है? नहीं, फादर के तो ना, वो डर जो अब इतने साल हो गए, डर तो हमेशा था, वो डर उनके नाम से रहेगा, वो होना भी चाहिए। याद कितनी आती है पिताजी की? वो नंबर आज भी मेरे नंबर में फीड है, वो मदर के पास है, तो फोन तो वही है कि पापा का फोन है। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन फादर का, अब घर का मुखिया चाहे कुछ भी नहीं कर रहा हो, वो अगर घर में मौजूद है तो हमें एक संरक्षण, एक प्रोटेक्शन फील होता है कि घर में मैं चाहे 1 महीना बाहर रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फादर है, पिता है, वो संभाल लेंगे। वो एक चीज थोड़ी मिस करते हैं कि अब घर पे रहना पड़ेगा, कुछ हो जाए, या मदर का कुछ, कोई भी कुछ हो जाए आजकल। पापा की ऐसी कौन सी बात जो हमेशा जहन में याद आती है कि हाँ पिताजी ने ऐसा सीख दी थी, आज वो? कभी किसी का उन्होंने बुरा नहीं सोचा, कभी। माँ भगवती को साक्षी मान के बोल रहा हूँ, हमने किसी के लिए बोला, हमारे रिश्तेदारों के लिए भी, कि वो गलत है या वो ऐसे हैं, तो मेरे फादर ने बोला खुद को देखो, अगर तुम अच्छे हो तो वो भी अच्छे हैं, अगर तुम बुरे हो तो वो भी बुरे हैं, तो खुद को देखो कि तुम क्या हो। कतई हम हमेशा डांटा उन्होंने, कतई चटकारे लेके किसी की बात नहीं सुनी हमने। किसी के लिए, किसी भी रिश्तेदार के लिए बोला कि वो गलत है पापा, वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो हमें उसी टाइम डांटा, चुप, कभी आप आइंदा से मत बोलना, तुम अच्छे रहोगे तो वो अच्छे होंगे। तो ये फादर की बहुत बड़ी बात थी। कभी फादर ने किसी के साथ चीटिंग नहीं करी। मेरे फादर बहुत सज्जन व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा सज्जन, उनसे ज्यादा मैंने सज्जन व्यक्ति आज तक, मेरे कभी उन्होंने आज तक नहीं मारी। मेरे चारों भाई बहनों को कभी नहीं मारा। एक बार प्यार से, जबकि मैं पढ़ाई में ठीक था, भगवती कृपा से शुरू से ठीक था, तो मैं पढ़ रहा था, मुझे हंसी आ गई,
पापा आए हुए थे। पापा आते भी 2-3 महीनों से थे। हमारे 1-2 माइंस थी राजनगर में, और उदयपुर में भी काम था माइनिंग का। तो पापा बाहर रहते थे ज़्यादा। तो मुझे इतना सा मारा यूँ करके, यूँ करते हैं। तो मेरे छोटे भाई को भी वो थोड़ा हँसी आ गई, क्योंकि मेरी मदर माँ से मार मुझे लगता नहीं हमारे टाइम में किसी ने नहीं खाई हो, सबने खाई है। माँ के मार के सामने वो कोई मार नहीं थी। तो यूँ मुक्के से यूँ करा तो छोटे भाई को हँसी आ गई, तो उसके भी यूँ करा। ये इतना सा मेरे फादर ने मारा, कभी नहीं मारा। जीवन में मारा भी नहीं। उन्होंने हमेशा समझाया कि हम लोग कोई बड़े लोग नहीं हैं, तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तुम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। और मुझे मलाल है इस बात का कि उन्होंने जो चाहा मैं कभी नहीं कर पाया। वो क्या चाहते थे? वो तो चाहते थे कि मैं अधिकारी बनूं। आईएएस बनो, आरएस बनो? हाँ, आईएएस आरएस कुछ बनूं, कोई आर्मी अफसर बनूं। आर्मी अफसर में मैं सीडीएस मैंने दिया भी, मेरा सिलेक्शन भी हुआ, पर मेडिकल में पास नहीं कर पाया, मेरे नौकनीस थी। तो फिर वो एक मन की मन में रह गई। पर समाज सेवा तो कर ही रहे हैं आप। समाज सेवा वो मेरे फादर की चॉइस नहीं थी, ये मेरी चॉइस मान सकते हैं आप। मेरी फादर की चॉइस ये कभी नहीं थी। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो पगड़ी पहन रखी है क्या है? ये मेवाड़ी पाग है। ये पहनते हैं आप आजकल? हाँ, अभी लेटेस्ट चालू करा जब राणा सांगा के ऊपर टिप्पणी की गई। क्या टिप्पणी थी? और राणा सांगा के ऊपर जो टिप्पणी की गई, राणा सांगा जो रामजी लाल सोमन ने थोड़ी हाँ, वो बोला था, बकवास टिप्पणी करी। तो उसके बाद में हमने वो राणा सांगा की लड़ाई लड़ी। और उस टाइम में अरविंद सिंह जी मेवाड़, जो मेवाड़ के पहले प्रमुख हुआ करते थे, उनका निधन भी उसी टाइम हुआ। तो उनके जो पुत्र हैं लक्ष्यराज सिंह जी, उन्होंने मुझे पगड़ी की रस्म में बुलाया था। तब ये पगड़ी मैंने वहां धारण करी थी। और मेवाड़ के उस जगह जहां से महाराणा प्रताप है, तब से जब कोई लड़ाई होती है या कोई समाज का मुद्दा होता है, तब ये पगड़ी पहनता हूँ। राणा सांगा का मुद्दा जब शांत हो गया, सबको उसका कई विरोध हो गया पूरे देश में, उसके राणा सांगा जी के प्रति इतनी बड़ी चेतना हो गई कि महाराणा प्रताप के बाद पहले कोई सोचता ही नहीं था कि महाराणा प्रताप के अलावा कोई है। फिर मालूम चला महाराणा प्रताप से भी बड़े उनके दादा राणा सांगा रहे हैं। तो फिर ये पगड़ी मैंने उठा के वापस रख दी। जब ये वापस यूजीसी का मुद्दा आया, तब मैं ये पगड़ी तभी धारण करता हूं जब लड़ाई स्वाभिमान की हो, क्योंकि महाराणा प्रताप के उस मेवाड़ी पाग वहां की शान, वहां का स्वाभिमान है। और ये झुके नहीं मेरा सर, इसलिए धारण करना पड़ता है और धारण करता हूं। मेरे लिए सम्मान की बात है कि खुद मेवाड़ के शासकों ने ये पगड़ी मुझे धारण करवाई। आज भी इसको पहनने के बाद मुझे ऊर्जा जो मिलती है, एक आत्म जो कॉन्फिडेंस आता है, वो एक अपने आप में मुझे मालूम है वो क्या फीलिंग है, वो अलग से फीलिंग है। सर एक बार बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद रैपिड फायर राउंड है। ये जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, हिंदुओं की संख्या कई जगह कम हो रही है और मुसलमानों की बढ़ रही है, इसको लेकर आपका क्या विचार है और इसको लेकर आप कितने चिंतित हैं? देखिए, चिंता का विषय उनके लिए होना चाहिए जो वॉरियर नहीं है, जो लड़ नहीं सकते। राजपूत लड़ता है, और जो डराया जा रहा है कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। 1000 साल से हिंदू लड़ रहा है ना, कहां मर गए हिंदू? 80 करोड़ है ना। अगर लड़ाका हो तो कहीं डरने की जरूरत नहीं है, और अगर बुजदिल हो तो आने वाले मुस्लिम वही हैं। तो मेरा निवेदन यही है, जो मुझे सुन रहे हैं, भैया कहीं डरने की जरूरत नहीं है। अगर मुस्लिम महिला अगर 10 बच्चे पैदा करने की ताकत उनमें तब कर रही है, आप लोगों की महिला भी करे, कौन मना कर रहा है? यहाँ कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून तो भाजपा ला नहीं रही है, जो आप डिमांड कर रहे थे बार बार। जनसंख्या के नियंत्रण के कानून लाया जाए, लव जिहाद के लिए कानून लाया जाए, हमारे गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए कानून लाया जाए, समान नागरिक संहिता के लिए कानून लाया जाए। क्या लाए क्या? यूजीसी, जो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे समाज के युवाओं का भविष्य खराब करने वाला कोई भी एक्ट हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूजीसी का विरोध था, है, और 15 अप्रैल का समय दिया सुप्रीम कोर्ट ने वापस। 2:30 बजे रात को तुम लोग सुप्रीम कोर्ट खोल लेते हो, और इतना बड़ा 30-40 करोड़ युवाओं का जो भविष्य है, उसके खिलाफ तुम काला कानून लेके आए हो, और उसके खिलाफ तुम्हारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि सॉलिसिटर जनरल नहीं आए भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए इस पे 2 बार से वो दे रहे, तारीख दिलवाई जा रही है कि 4-4, 5-5 स्टेट में चुनाव है। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, सबसे पहले आएंगे कलकत्ता, फिर जाएंगे चेन्नई, फिर जाएंगे बाकायदा नीचे केरला, जहां जहां चुनाव है वहां जाएंगे। अगर जितना डिले करोगे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरा होगा। जनसंख्या से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो डरता है उसके लिए तो एक ही काफी है, और जो लड़ता है उसके लिए 1000 भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
सर एक मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 5-7, आप तुरंत तुरंत एक एक लाइन में जवाब देना। सचिन पायलट को आप कैसे देखते हैं? पॉलिटिकली व्यक्ति है, कोई पॉलिटिक्स में बढ़ता हुआ चेहरा है। किरोड़ी लाल मीणा? संघर्षशील जीवन दे दिया। दिया कुमारी? महिलाओं में वो महिला जो जो अभी तक अच्छे कामों के लिए जानी जाती है। वसुंधरा राजे सिंधिया? नीडर, एक वो पॉलिटिशियन जो कभी ऊपर के लोगों से नहीं डरी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़? अच्छे खिलाड़ी के साथ फिजिकल फिट राजनेता। योगी आदित्यनाथ? हिंदुत्व का चेहरा, जो बोला वो किया। आपके आदर्श कौन है? लौकन सिंह कालवी। आप कहाँ घूमना पसंद करते हैं? इसका कोई स्पेशली कोई बात नहीं, पर मेरी कुलदेवी के वहां जाना मुझे ज्यादा पसंद है। कौन सी है कुलदेवी? सांबर में शाकंभरी माता। अच्छा, माता के मंदिर में आप जाते हैं अक्सर। पढ़ना क्या पसंद है? मैं मुंशी प्रेमचंद को पढ़ता हूँ। मैं और भी कई सारे जो राइटर हैं मैं पढ़ता रहता हूँ। मुझे जब समय मिलता है मैं 1-2 घंटे डेली पढ़ता हूँ। किस राजा को जो इतिहास में पन्नों में दर्ज है, कौन सा राजा आपको पसंद है, उनकी कहानियां पसंद है? मुझे सबसे ज्यादा पृथ्वीराज चौहान पसंद है। क्यों? पृथ्वीराज चौहान वो व्यक्तित्व जो इतनी उदारता, इतना दयाशील, 16 बार गौरी को माफ कर दिया। किस बात पे? गौरी ने बोला धर्म की कसम है, मैं वापस नहीं आऊंगा। धर्म की कसम खा के वापस आया, फिर खाया, फिर भगाया, फिर आया, फिर छोड़ा। वैसे उद्धार और वैसे ताकतवर व्यक्ति नहीं हो सकते। हिंदवी स्वराज की बात करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज पे भी फिल्में बन रही है। इस तरह की फिल्मों पर आपका क्या विचार है? बननी चाहिए। ऐसे ऐतिहासिक पात्रों को बकायदा अपना युवा जाने और समझे कि हमारी ताकत क्या थी, हमारे लोग क्या थे। हम लोग बाहर की हॉलीवुड मूवी देखते हैं, हॉलीवुड के में भी ऐसे बकायदा सब्जेक्ट की फिल्मों को बकायदा बढ़ावा मिलना चाहिए। महाराणा प्रताप पे आपका विचार? हिंदुआ सूरज, उस जैसा कोई नहीं। चट्टान पे जीवन गुजारने वाला है, घास की रोटी खाकर भी आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? जब तक जिंदा हूं, गलत को गलत और सही को सही बोलने की ताकत मेरे में हमेशा रहे। राजपूत समाज का क्या प्रधानमंत्री बनना चाहिए? पहले भी बने और मुझे लगता है इन फ्यूचर में भी जनता खुद डिमांड करेगी कि राजपूत समाज का प्रधानमंत्री हो। और मुख्यमंत्री भी? तो प्रधानमंत्री हो जाएगा तो मुख्यमंत्री की मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा जरूरत है। प्रधानमंत्री इसलिए क्योंकि आजकल जेएनजीज का जहां जहां बड़े आंदोलन हुए उनमें हर जगह पुराने जो राजा महाराजा, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे जो भी कोई अफगानिस्तान हो, आगे ईरान, इराक, जहां पे भी हो रहा है, हर जगह उस व्यवस्थाओं को वापस डिमांड में है जो व्यवस्थाएं पहले थी, जिनके कारण से हजारों साल से ये व्यवस्थाएं आराम से मतलब सुचारू रूप से वो चली। तो ये थे हमारे साथ महिपाल मकराना, जिन्होंने बहुत खास बातचीत की। महिपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आज हम पॉडकास्ट आधा ही छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारी बातें मेरे मन में थी, लेकिन समय की एक नजाकत है, तो इसलिए मैं बहुत आभार आपका, आप अपने कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर आपका। जय जय राम। जय श्री राम।